Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी कंप्लायंसेस इन द बैंक ब्रांच ऑडिट। लेट्स सी। जीएसटी कंप्लायंस इन स्टैट्यूटरी बैंक ब्रांच ऑडिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो 31 मार्च इज कमिंग टू एन एंड और बैंक्स ने अपनी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए मेल सेंड करने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही हम स्टैट्यूटरी बैंक ब्रांच ऑडिट करेंगे तो उसके अंदर जब जीएसटी की कंप्लायंस आएगी तो उसके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना है, तो आज के सेशन में हम इसे डिस्कस करेंगे। While conducting the statutory bank audit, the auditors have to ensure the GST compliances and its impact on the financials of the banking company. तो सबसे पहले ऑडिटर्स को वहां पे क्या करना है, जीएसटी के पार्ट के ऊपर जब वो आए तो उनको देखना है कि जीएसटी के सारी कंप्लायंसेस की हुई हैं और उसका जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आएगा फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर कोई जीएसटी की कंप्लायंस नहीं की है तो उसका फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी कंसिडर करना है। The transactions and expenses are to be reviewed from the perspective of levy, exemption, reverse charge, place of supply, input tax credit, etc. तो जो भी ट्रांजेक्शन और एक्सपेंसेस उनको कंसिडर करना है, किस पर्सपेक्टिव से देखना है कि उसके ऊपर जीएसटी की लेवाई है या नहीं है, जीएसटी एग्जाम्प्ट है क्या, आरसीएम के अंदर तूने वो सर्विस कवर कर रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई उसका क्या है, आईटीसी उसके ऊपर अवेल किया है या नहीं किया। एक्चुअली मेरा गला बहुत दिन से खराब था तो इस वजह से थोड़ा सा अभी बोलने लायक हुई हूँ, इसीलिए। The majority of services are accepting डिपॉजिट्स। बैंक की मेजोरिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस बाय द बैंकिंग कंपनीज, और लोन्स लेना या एडवांस देना। The services like bill discounting, income from commercial paper or certificate of deposit, interest, discount on loans, deposit or advances, interest for reverse repo rate, etc. are exempted from GST by notification number 12/2017। तो मेजर जितने भी बैंकिंग की सर्विसेज है, जैसे कि लोन लेना, एडवांसेस देने, बिल डिस्काउंटिंग करना, रेपो रेट, इंटरेस्ट, ये सारे की सारी सर्विसेज जो है ये एग्जाम्प्ट की गई है फ्रॉम द जीएसटी। और इसके लिए अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो 12/2017 नोटिफिकेशन को आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट मीन्स क्या है, आपको ये भी चेक करना है कि ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं ये जीएसटी से एग्जाम्प्ट है, कहीं इनके ऊपर जीएसटी तो लिवाई नहीं कर दिया बैंक ने। Various interbank transactions of sale or purchase of foreign currency or transactions with authorized dealers of money changing are exempted from GST। तो अगर कोई फॉरेन करेंसी की चेंज एक्सचेंज हो रही है या सेल परचेज हो रही है इंटरबैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर, तो ये भी जीएसटी से एग्जाम्प्ट में। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट वहां पे क्या देखती है कि कौन कौन से एग्जाम्प्टेड आइटम्स है, जो एग्जाम्प्ट है उनके ऊपर कहीं जीएसटी लिवाई तो नहीं हो रहा, या फिर जो जीएसटी जिसके ऊपर लगना चाहिए उसके ऊपर कहीं उन्होंने जीएसटी नहीं लगाया। तो ये इनको बहुत ध्यान से आपको चेक करना है। The definition of goods and services under GST Act 2017 excludes the securities and money। तो जीएसटी एक्ट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन है उसके अंदर सिक्योरिटीज और मनी को एक्सक्लूड किया गया पर्टिकुलरली। ठीक है, द इशुएंस ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट पे ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक, मनी ऑर्डर एक्सेट्रा फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ मनी। और ये जितने भी है, ठीक है, इसको हम मनी की फॉर्म के अंदर कंसिडर करते हैं। जो कैश हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, एलसी हो गई, टीडी हो गया, ट्रैवलर्स चेक, मनी ऑर्डर, ये सारे मनी है। ये मनी जो है ये गुड से बाहर है, दैट मीन्स ये जीएसटी से बाहर है। एंड द सेल ऑफ शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स fit into the definition of securities and accordingly the above transactions are outside the bracket of GST। इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये आइटम्स मनी कहलाती है और ये आइटम्स जो है वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आती है। जो मनी और सिक्योरिटीज है वो जीएसटी के अंदर जो गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स एंड सर्विसेज में, उसमें सिक्योरिटीज और मनी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया। For the above transactions, if the extra amount is charged in the form of commission, fees, brokerage, service charges, documentation charges, etc., then it will be chargeable to GST। ठीक है, अगर इन सर्विसेज के ऊपर कोई कमीशन चार्ज की जाती है या ब्रोकरेज चार्ज की जाती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट ये जो आइटम्स है, जैसे अगर आपने कोई डीडी बनवाया, प्रोमिसरी नोट्स है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, कैश है,
तो ये सिक्योरिटीज एंड मनी की डेफिनेशन में आती है और सिक्योरिटीज और मनी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन से। इसके लिए एक केस लॉ भी हुआ था जिसके अंदर हमने अभी थोड़े दिन पहले अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ था कि अगर डीजीजीआई को जीएसटी डिपार्टमेंट, जो जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उनको कैश सीज करने के पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो गुड्स को कवर करता है और जो कैश है वो गुड्स के अंदर, गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। तो इस वजह से जो जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जो गुड्स के अंदर कैश को सीज किया था तो उनको वो वापस देना पड़ा। खुद ही वर्क ट्रांजेक्शन, तो इसके लिए अगर इन ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई कमीशन या ब्रोकरेज है उसके ऊपर जीएसटी आपका चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Usually banks charge for the statements, checkbooks, check bouncing, ledger folios, stop payments, standing instruction, जो बैंक के चार्जेस होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस है या फिर आप बैंक स्टेटमेंट लेने जाओ तो उसको कोई चार्जेस लग जाते हैं जो आपके अकाउंट के अंदर ही एनुअल चार्जेस लगते हैं। एटीएम यूज कर रहे हो उसके ऊपर चार्जेस आपके एनुअल लग जाते हैं, या 6 मंथली एनुअल चार्जेस जो भी लगते हैं। बैंक गारंटी कमीशन, डिमांड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, लोन प्रोसेसिंग, कन्वर्जन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, सर्विसेज टू आरबीआई एक्सेट्रा, and accordingly such transaction become taxable transactions and are liable for GST। तो अगर ये जो भी बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है इनके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बैंक आपसे चार्ज करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा, जीएसटी लगता है। नेक्स्ट है there are various other services like interest income on credit card, commission on leading the investment, brokerage, agency charges for being facilitator, portfolio management services, broker charges, account maintaining charges, credit or debit card charges, convenience fees, sale of prepossessed asset, penalties, retention charges, which are also liable for GST। तो और भी सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है तो उसकी लिस्ट दी गई है, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। The auditor should assess the transactions and verify whether taxes are paid as per the applicable rate of tax। और जीएसटी लगेगा, और जीएसटी का क्या रेट है? मैक्सिमम आइटम्स के ऊपर 18% है, तो ऑडिटर को चेक करना है कि जीएसटी लगा है और जो जीएसटी का रेट है क्या वही लगा है या अलग लगा। The banking companies are liable under RCM on the fees paid to the recovery agent, third party agent, if they hire to initiate recovery on behalf of the banks। अगर बैंक के बिहाफ के ऊपर रिकवरी एजेंट को कोई पेमेंट की जाती है तो उस केस में बैंक्स जो हैं वो आरसीएम के अंदर उसकी फीस के ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो ये वाली सर्विस हमारे किसके अंदर, कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गई? हमारी आरसीएम बेसिस के ऊपर आ गई। तो डेट मीन सबसे पहले हमने बैंक की जो भी हैं जैसे कि वो एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये एडवांसेस देते हैं, उसके ऊपर हमने क्या बोला, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। वो नोटिफिकेशन के अंदर उसको एग्जम्प्ट किया गया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई बैंक को कमीशन, कोई ब्रोकरेज वगैरह कोई पे करती है, ठीक है, ब्रोकरेज कोई चार्जेस, कमीशन चार्जेस जैसे वो बैंक रिसीव कर रही है तो उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ गए, आरसीएम के अंदर जो जो कवर होंगे, ठीक है। दे आर इवन लायबल फॉर रिवर्स चार्ज टेक्स टुवर्ड्स द कमीशन पेड टू इंश्योरेंस एजेंट्स। अभी हमने पहले बात की रिकवरी एजेंट, अब हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस एजेंट्स। इंश्योरेंस एजेंट्स को जो भी कमीशन पे की जाती है उसके ऊपर भी आरसीएम एप्लीकेबल है if they are providing services to the banks who are engaged in the business of insurance। The legal services availed by the banks on account of their customers, though legal fees paid to the advocates by offsetting with the respective customer accounts must pay GST on RCM basis। तो लीगल सर्विसेज जो कि बैंक्स अवेल करते हैं कस्टमर के बिहाफ के ऊपर, चाहे उनको जो लीगल फीस वो पे की जाती है वो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, मीन्स कस्टमर से पेमेंट ली आपने और उनको दे दी एडवोकेट को, तो आप क्या करते हो, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देते हो। तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करके अगर आप उसको पे करते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो आरसीएम बेसिस के ऊपर एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट आ जाएगा, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पेमेंट टू द फॉरेन वेंडर्स लाइक बॉन्ड ब्लॉटिंग एक्सपेंडिचर, underwriting expenditure, professional charges which are treated as import of services and are liable for GST under RCM। तो ये वाली भी जो लिस्ट है जो कि फॉरेन वेंडर्स के लिए, जैसे कि बॉन्ड ब्लॉटिंग एक्सपेंडिचर, अंडरराइटिंग एक्सपेंडिचर, प्रोफेशनल चार्जेस जो भी हैं, जो फॉरेन वेंडर्स के लिए पेमेंट करते हुए आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल है आरसीएम के अंदर।
The auditor should verify whether the credit taken in respect of services covered under RCM is taken only after making payment of GST. तो अगर आपने उसका RCM के अंदर पेमेंट किया है, उसका क्रेडिट अगर ले रही है बैंक, तो GST के पेमेंट करने के बाद ही आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, उससे पहले आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते. The auditor should reconcile the RCM tax payable as reported in books of accounts along with the returns filed in GST portal. And if there is any difference in the liability, should be reported along with the interest payable in the audit report accordingly. इसके अंदर क्या है कि आरसीएम के अंदर जो भी आपका टैक्स पेबल है, क्या वही बुक्स के साथ आपका मैच हो रहा है, और जो आपने रिटर्न्स के अंदर दिए, जो आपने बुक्स के अंदर लायबिलिटी शो कर रहे हो और जो आपके रिटर्न्स के अंदर लायबिलिटी शो की हुई है, वो आपका मैच होना चाहिए. अगर दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है, तो उस केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस लायबिलिटी को वो रिपोर्ट करे, अलॉन्ग विद उसका जो इंटरेस्ट बनता है उसको भी रिपोर्ट करे. The bank avails the ITC against various service providers like third-party ATMs, business correspondent, customer service points, CSP और third party. ठीक है. अब इसके अंदर क्या आ गया कि बैंकिंग कंपनी जो ITC अवेल करती है, कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो है सर्विसेज है, उसके अगेंस्ट बैंक जो है वो RCM ITC अवेल करती है. The banking company would have either opted for reversal of credit as per section 72 with reference to Rule 42 or 43 of the CGST rules. I would have availed 50% of the eligible ITC on inputs or capital goods and input services as per Rule 38 of the CGST rules 2017. इसके अंदर क्या है? Section 17(2) with reference to Rule 42 or 43 of CGST rules क्या कहते हैं? Apportionment of ITC. इसके अंदर क्या है? बेसिकली ये क्या है सेक्शन? Apportionment of ITC. अगर आपने कोई ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव किया है जिसको आपने यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई के लिए और एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, ठीक है. अगर आपने कहीं पर गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव किया, उसके साथ आप टैक्सेबल बना रहे हो तो आप सारा आईटीसी ले लेंगे. आप सारा एग्जम्प्ट बना रहे हो तो बिल्कुल भी आईटीसी नहीं लेंगे. लेकिन अगर आपने टैक्सेबल भी बना रहे हो और एग्जम्प्ट भी बना रहे हो, तो उस केस में आप उसके पोर्शनेट देखोगे, जो आपकी रेशियो आएगी उसी प्रोपोर्शन में आप अपना आईटीसी क्लेम करें. आपकी दो तरह के सर्विसेज हैं, एक है टैक्सेबल और एक है आपकी नॉन टैक्सेबल या फिर एग्जम्प्टेड सर्विसेज. उन दोनों की आप रेशियो देखोगे, टोटल सप्लाई के अंदर आपकी टैक्सेबल सर्विसेज की क्या रेशियो है, जो रेशियो आएगी उतना ही आईटीसी आपको अवेल करना है. The auditor should verify the apportionment of ITC and the accounting of the same in the books of accounts. जो आपके रेशियो, लेट अस सपोज हमने टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई हमारी कितनी है 30% है, तो उस केस में जितना हमारा टोटल आईटीसी है उसका हम 30% जो है वो आईटीसी अवेल करेंगे और 70% का हम रिवर्सल दिखाएंगे. The auditor should verify whether payment within 180 days is made or not to the vendors as per the proviso of section 62 of the CGST Act 2007. जैसे कि हम अपने भी देखते हैं कि 180 डेज के अंदर पेमेंट जो है वो वेंडर्स को की है या नहीं किया. अगर 180 डेज के अंदर वेंडर को पेमेंट नहीं किया तो उस केस में क्या करना होगा, आईटीसी को रिवर्सल देना होगा. अगर आपने 180 डेज के अंदर वेंडर को पेमेंट नहीं की तो आप जीएसटी के अंदर आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो, आपको आईटीसी को रिवर्सल देना होगा और फिर जब आप उसके वेंडर की पेमेंट करेंगे तब आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हो. If the banking company is registered as an input service distributor, then the auditor should check the input tax distributed in compliance of Section 20 of CGST Act 2017, read with Rule 39 of the CGST Rules 2017. अगर बैंक कंपनी को आपने ISD के फॉर्म में रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है. ISD क्या है, जैसे कि एक हेड ऑफिस को हम रजिस्टर कर देते हैं ISD, कॉमन सर्विसेज सारी वहां पे जाती है और उसके नीचे जितनी भी ब्रांचेस है वो वहां पे एलोकेट करते हैं कि जो भी सर्विसेज है उसके ब्रांचेस में. लेट अस सपोज कि एक हेड ऑफिस है, उसके नीचे 5 ब्रांचेस है. अगर वो 20% सब में है तो वो सब में 20% का डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. अगर वो किसी में 10% है, किसी में 50% है, किसी में 5% है, टोटल मिला के ऐसे 100%, तो जिस हिसाब से उसके ब्रांचेस ने यूज किया है उस तरह से उसकी इनपुट सर्विस को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ठीक है. The auditor should verify the place of supply of provisions, like in case of services provided by bank to its offshore account holders. The place of supply is the location of service provider. हाँ, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि अगर कोई ऑफशोर अकाउंट होल्डर्स को बैंक अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो बैंक के लोकेशन की सर्विस है. ठीक है. दैट इज लोकेशन ऑफ द बैंक एंड दिस सर्विसेज विल ट्रीट एज इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. And from the perspective of GST compliance, the statutory auditor should analyze the impact of GST regarding various aspects of the line items of the financial statements.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारी बहुत सारी लाइन आइटम्स हैं, उनके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हमारे आ रहे हैं उसके ऊपर देखना है कि जीएसटी के कंप्लायंस बनती है या नहीं बनती है, एंड शुड रिपोर्ट द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी इफ एनी अंडर द जीएसटी लॉ ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स को कवर करना है, अगर टू समराइज कौन सी आइटम्स हैं जो कि जीएसटी से एग्जम्प्ट है, आपको वो एक लिस्ट चॉक आउट करनी है। ठीक है, जैसे कि बैंक के मेनली जो एक्टिविटीज हैं, लोन लेना, लोन देना, एडवांस देना, वो तो क्लियरली जीएसटी के पर्सपेक्टिव से बाहर की गई है, वो एग्जम्प्ट है। जिन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है, जैसे कि जो कोई कमीशन है, ब्रोकरेज, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो आपको चेक करना है कि उसके ऊपर जीएसटी लिया गया। कुछ ऐसे सर्विसेज है जो कि आरसीएम के अंदर कवर हो रही हैं, तो आपको उसके अंदर चेक करना है कि आरसीएम में टैक्स पे किया गया, और पे करने के बाद ही आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिसका आपने आईटीसी अवेल किया है, और आपको आईटीसी अवेल करते हुए ये चेक करना है कि 100% आईटीसी उसका आप अवेल कर सकते हैं, या फिर आपने वो जो आईटीसी लिया है वो टैक्सेबल सर्विस के लिए यूज किया और एग्जाम्प्ट सर्विस के लिए यूज किया। अगर आपने टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट के लिए यूज किया तो दोनों के आपको रेशियो चेक करनी है, जो आपके पास उसकी रेशियो आएगी उसी के रेशियो में आप उसका आईटीसी जो है वो अवेल करेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि बैंक ने जो उसका आईटीसी लिया है वो सही लिया है, गलत तो नहीं लिया, उसका जो भी आईटीसी है वो गलत तो नहीं लिया। अगर आप ऑफशोर सर्विस होल्डर्स जो है, अकाउंट होल्डर्स, उनको अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो बैंक के लोकेशन होगी वही होगा। अगर बैंक ने अपने आप को आईएसडी में रजिस्टर किया हुआ है तो आईएसडी रूल्स के अकॉर्डिंगली उसका जो आईटीसी है वो डिसबर्स हुआ है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। 180 डेज का जो क्लोज है, अगर बैंक ने अपने वेंडर्स को 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिए देन इट्स ओके। अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की है तो उसके लिए उसको ध्यान रखना है कि अगर 180 डेज के अंदर नहीं है, उसका आईटीसी का आपको रिवर्सल दिखाना होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, और जब उसके वेंडर की पेमेंट हो जाएगी तब आप उसका आईटीसी जो क्लेम कर सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो भी उसकी आइटम्स हैं, बैलेंस शीट और पीएनएल के अंदर जो भी उसकी आइटम्स है उसके अंदर चेक करना है कि जितनी भी उसने पेमेंट्स की है उनके अंदर कोई भी ऐसी आइटम है जिसके ऊपर जीएसटी की कंप्लायंस होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर आरसीए में कंप्लायंस होनी चाहिए। तो एक एक लाइन आइटम को आपको ट्रीट करना है, चेक करना है कि इसके ऊपर जीएसटी की कंप्लायंस तो नहीं बनती। अगर उसके ऊपर कोई जीएसटी की कंप्लायंस बनती है तो वो की है या बैंक ने की है, अगर वो नहीं की है तो आपको उसको भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है कि इसके ऊपर जीएसटी की कंप्लायंस बनती थी जो कि बैंक ने नहीं की। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.